नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 25 नवंबर को होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव ने राज्य का सियासी पारा चढ़ा रखा है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव से पहले राज्य के दो मुख्य राजनीतिक दलों के बीच तीखी बयानबाजी और जुबानी जंग जारी है। इसी कड़ी में आज बुधवार 22 नवंबर को राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा की सभाओं में भारत माता की जय की जाती है। जैसे मैं बोलूं भारत माता की जय तो सब लोग भारत माता की जय करते हैं, मगर ये भारत माता जो है ये है क्या? ये भारत की जनता है। जब हम भारत माता की जय करते हैं तो हम भारत माता की जनता की जय करते हैं। उन्होंने सभा से पूछा कि भारत माता में आज सबसे बड़ा सवाल है कि सोने की चिड़िया में किसकी कितनी भागीदारी है। राहुल गांधी ने कहा कि सोने की चिड़िया धन पैदा करती है। सवाल ये है कि आज इस देश में धन को कैसे बांटा जा रहा है, किसके हाथ जा रहा है। क्या सचमुच में हिंदुस्तान का धन भारत माता की जनता के हाथ में जा रहा है, या फिर भारत माता का धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला जारी रखते हुए आगे कहा कि नरेंद्र मोदी हर भाषण में कहते थे कि भाइयों और बहनों में ओबीसी वर्ग का हूं। राहुल गांधी ने पूछा कि ओबीसी की हिंदुस्तान में क्या आबादी है, कोई बता सकता है? हिंदुस्तान में कितने ओबीसी हैं, कोई नहीं बता सकता। किसी को नहीं मालूम कि पिछड़ों की आज हिंदुस्तान में क्या आबादी है। इसलिए मैंने पार्लियामेंट में कहा कि हम भारत माता की जय करते हैं, मगर भारत माता में किसकी कितनी आबादी है ये किसी को नहीं मालूम। इसलिए मैंने सदन में जाति जनगणना की मांग की। मैंने कहा कि अगर हमें सचमुच में लोगों को भागीदारी देनी है, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट को भागीदारी देनी है, तो सबसे पहला कदम जाति जनगणना का है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्लियामेंट में जिस दिन मैंने ये बात कही उस दिन से नरेंद्र मोदी जी के भाषण बदल गए। पहले कहते थे कि मैं ओबीसी हूँ। जब मैंने ओबीसी की आबादी का सवाल उठाया उसके बाद नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में सिर्फ एक जाति है, वो है गरीब। वोट लेने के लिए नरेंद्र मोदी ओबीसी हैं, लेकिन जब ओबीसी की भागीदारी देने का सवाल आया, उनकी सच्ची शक्ति, उनकी आबादी पता लगाने की बात आई, तब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश में ओबीसी है ही नहीं, न दलित है, न आदिवासी और ना ही जनरल हैं। यहाँ सिर्फ एक जाति है, वो है गरीब। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में जारी तीखी बयानबाजी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज भीलवाड़ा में एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि भीलवाड़ा ने मुझे जब जब बुलाया है तब तब मैं आया हूँ। भीलवाड़ा ने मुझे बिना मांगे सब कुछ दिया है। उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि भगवान देव नारायण पर आस्था रखने वाले सभी नौजवानों को कांग्रेस के दिल्ली के नेता चुनौती दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि गहलोत जी को फिर से सीएम बनाएंगे। दिल्ली के कांग्रेस के नेताओं का अहंकार देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए आगे कहा कि आप लोगों को कांग्रेस का इतिहास मालूम है। कोई भी कांग्रेस में सच बोले और सच बोलने के कारण इस परिवार को अगर थोड़ी सी भी असुविधा हो जाए, थोड़ा भी अगर चुभ जाए, तो मान लेना कि उसकी राजनीति तो गड्ढे में गई। पूरे कांग्रेस में जिसने परिवार के सामने कुछ भी बोला वो मरा समझो। पीएम मोदी ने कहा कि राजेश पायलट जी ने एक बार कांग्रेस के परिवार को उसकी भलाई के लिए चुनौती दी थी, फिर वे भी झुक गए थे। लेकिन ये परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सज़ा दी, उसके बेटे को भी सज़ा देने में लगे हुए हैं। राजेश पायलट तो नहीं रहे, लेकिन उसकी जो लड़ाई है, जो खुन्नस है, वह बेटे पर निकाल रहे हैं। कांग्रेस तबाह हो जाए, लेकिन जो परिवार के खिलाफ जो आवाज़ उठाएगा उसको तो बर्बाद करके ही रहेंगे। ये इनकी परिवारवादी राजनीति है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है। इसमें आरोप लगाया गया है कि देशमुख के करीबी सहयोगी ने कथित तौर पर रिश्वत के मामले की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारियों की लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश की। बता दें कि सीबीआई ने देशमुख को कथित तौर पर क्लीन चिट देने से जुड़ी गोपनीय रिपोर्ट के लीक होने के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया है, जिसमें ये बात कही गई है। गौरतलब है कि बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी के आरोपों का सामना कर रहे अनिल देशमुख को कथित तौर पर क्लीन चिट देने वाली एजेंसी की मसौदा रिपोर्ट 29 अगस्त 2021 को मीडिया में लीक हो गई थी। इसके बाद सीबीआई ने अनिल देशमुख के वकील आनंद डाग और एजेंसी के सब इंस्पेक्टर अभिषेक तिवारी को गिरफ्तार किया था। बाद में उसी साल दोनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। विमानन निदेशालय डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक है जुर्माना वैध टिकट रखने वाले यात्रियों को बोर्डिंग से इनकार करने और उसके बाद यात्रियों को अनिवार्य मुआवजा नहीं देने के लिए एयर इंडिया पर लगाया गया है।
डीजीसीए ने एक बयान में कहा कि एयरलाइन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और साथ ही मामले को लेकर व्यक्तिगत सुनवाई भी की गई थी। डीजीसीए ने इसे एक गंभीर चिंता का विषय करार देते हुए एयरलाइन को सलाह दी है कि वह इस मुद्दे को हल करने के लिए तुरंत सिस्टम लगाए। ऐसा नहीं करने पर डीजीसीए द्वारा आगे और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी यात्री को वैध टिकट होने के बावजूद बोर्डिंग से वंचित कर दिया जाता है और उसने समय पर हवाई अड्डे पर सूचना दी है तो डीजीसीए के अनुसार संबंधित एयरलाइन को कुछ नियमों का पालन जरूर करना होगा। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बामनोली भूमि अधिग्रहण मामले में उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें उन्होंने मुख्य सचिव पर भ्रष्टाचार का मामला चलाने का अनुरोध किया था। लेकिन एलजी सक्सेना ने दिल्ली सरकार की इस रिपोर्ट पर विचार करने से मना कर दिया। एलजी सक्सेना ने कहा था कि यह रिपोर्ट मौजूदा जांच को नुकसान पहुंचा सकती है। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट की कुछ बातें मीडिया में लीक हो गई हैं और ऐसा लगता है कि मीडिया ट्रायल शुरू करना और इस मामले को राजनीतिक मुद्दा बनाना एक लक्ष्य है। वहीं अब दिल्ली के सतर्कता मंत्री आतिशी ने मामले में एक सप्लीमेंट्री रिपोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सौंपी है। आपको बता दें कि आखिर ये मामला है क्या। दरअसल इस मामले में 857 करोड़ रुपए से अधिक का अनुचित लाभ लिया गया और साथ ही 19 एकड़ भूमि को द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 2018 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित किया गया था। अब इसी मामले में दिल्ली सरकार द्वारा मुख्य सचिव नरेश कुमार पर आरोप लगाते हुए उनके निलंबन की मांग की जा रही है। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के बीच पैदा हुए तनाव में भारत ने कनाडाई लोगों के लिए ई वीज़ा सर्विस को सस्पेंड कर दिया था। लेकिन अब खबर सामने आई है कि दोनों देशों के मध्य जारी तनाव के बीच भारत ने 2 महीने की रोक के बाद कनाडाई लोगों के लिए ई वीज़ा सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं। बता दें कि यह जानकारी सूत्रों द्वारा दी गई। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि भारत ने लगभग 2 महीने की रोक के बाद कनाडाई नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि दोनों देशों के मध्य राजनयिक विवाद के बीच 21 सितंबर को वीज़ा सेवाएं निलंबित कर दी गई थीं। दरअसल कनाडा ने खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के मामले में भारतीय एजेंट्स के शामिल होने का आरोप लगाया था। वहीं भारत ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कनाडा के दावों के समर्थन में उससे सबूत पेश करने की मांग की थी। आज बुधवार 22 नवंबर को भारत वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। इस बात की जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय ने कल मंगलवार को कहा कि G20 का यह वर्चुअल शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में सितंबर में हुए G20 समिट में तय किए गए नतीजों और कार्रवाई बिंदुओं को आगे बढ़ाएगा। इस बैठक में दिल्ली घोषणा पत्र के क्रियान्वयन पर चर्चा, वैश्विक शासन में कमियों को दूर करने, महत्वपूर्ण चुनौतियों पर सहयोग बढ़ाने, रूस यूक्रेन युद्ध और इस्राइल हमास में जारी संघर्ष के प्रभाव पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि यह डिजिटल शिखर सम्मेलन न केवल घोषणाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा का अवसर देगा, बल्कि लीडर्स को उन महत्वपूर्ण चुनौतियों पर विचारों को साझा करने और सहयोग बढ़ाने का मौका भी देगा जिनका हम सामना कर रहे हैं। कांत ने कहा कि बुधवार शाम 5:30 बजे से शुरू होने वाले इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी प्रधानमंत्री ली कीयांग भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे, जो सितंबर में भारत में हुए G20 समिट के दौरान शामिल नहीं हुए थे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।